हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हम लोग की करंट अफेयर की क्लास 3 होने वाली है और 2 दिन बीच में आपका ब्रेक था। बता दें, एक दिन तो छठ की छुट्टी थी और एक दिन कल मेरे को कहीं जाना था तो इसलिए छुट्टी हो गई थी। ठीक है, आज की क्लास क्या करूँगा मैं, जो कल मैं क्लास बनाता हूँ उससे 10 मिनट थोड़ा लेट बनाऊँगा मैं। तो लास्ट 3 क्लास में 10-10 मिनट लेट, यानी अराउंड 45 मिनट की क्लास बनाऊँगा। क्लास में 45 मिनट मैं नॉर्मली बोला था आप लोग की 1 घंटे की रहेगी। क्लास को मैं 35 मिनट के अराउंड इसलिए रोक रहा था क्योंकि जब आप लोग से मतलब लाइव जुड़े रहो या बातचीत करो, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होता है, क्लास 5-10 मिनट बढ़ जाती है। ठीक, तो बस इस रीज़न से मैंने क्लास को 35 मिनट के अराउंड रोक दिया कि जितना टारगेट रहता है कि एक क्लास में इतना पढ़ा लेना है वो खत्म हो जाता है जितना जल्दी, उसी बिकॉज जो क्लास रहता है वो पॉज कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात क्या करते हैं, फिर मैं एक बार समझा दूँ आप लोग को। देखिए, इसमें हम लोग घटना चक्र की मैगजीन पढ़ रहे हैं। घटना चक्र की हम लोग 6 मंथ की मैगजीन पढ़ेंगे। कई लोग का आप में से क्वेश्चन था, क्या ये सर कोई 6 मंथली मैगजीन है? तो दोस्त, बिल्कुल ये कोई 6 मंथली मैगजीन नहीं है। देखिए, यहाँ पे लिखा है जून जुलाई 2022। घटना चक्र की इसी तरीके से क्या है, मैगजीन आती है जो कि द्विमासिक मैगजीन होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घटना चक्र की 3 द्विमासिक मैगजीन को ख़त्म करेंगे और इन 3 द्विमासिक मैगजीन को ख़त्म करते हुए क्या हो जाएगा, हम लोग के 6 मंथ की करंट अफेयर खत्म हो जाएगी। अभी आप लोग का एक डाउट होगा, क्या सर आप ऐसे जून जुलाई फिर अगस्त, ठीक है, सितंबर ऐसे उठाएंगे? तो इसका भी आंसर है बिल्कुल नहीं। देखिए, जब ये जून जुलाई का मैगजीन है तो आपको यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जून का दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे जून का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक, और यहाँ पे देखिए मई का क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें एक्चुअली मई और जून के क्वेश्चंस हैं, ध्यान देना है। यहाँ पे मैं कहीं अगर आपको दिखाऊँ, ठीक है, रुकिए कहीं पीछे में, और एक्चुअली मेरे कहने का मतलब देखिए यहाँ पे मई, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि ये जो मैगजीन आपको जून जुलाई की दिख रही है, ये मैगजीन एक्चुअली में किसकी है? तो ये मैगजीन एक्चुअली में मई और जून महीने की है, मई और जून महीने की है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पे संक्षिप्त की हम लोग पहले स्टार्ट किए हैं, तो चर्चित स्थल, ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या किए हैं कि जो चर्चित स्थल है वो जो नई वाली मैगजीन है, नई वाली मैगजीन यानी जिसमें जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर दिया है, उससे हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या है, इस मैगजीन के चर्चित स्थल देख लिए। चूँकि अभी हम लोग जो अगला अपना टारगेट है, सितंबर और अक्टूबर की मैगजीन मार्केट में आई नहीं है। जो आपको इनकी मैगजीन सितंबर अक्टूबर की मार्केट में दिख रही है, एक्चुअली उसके अंदर का जो कंटेंट है वो आपका क्या है, जुलाई और अगस्त का है। ठीक है, जुलाई और अगस्त का है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो वो जैसे ही हम लोग ये 4 महीने की करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसके बाद वो दूसरे महीने की भी करंट अफेयर मार्केट में आ जाएगी। तो हम लोग का क्लास ब्रेक नहीं होगा, लगातार 6 महीने की क्लासेस हम लोग की चल जाएंगी। ठीक है, तो क्लास बेहतरीन होगी, निश्चिंत रहना है। उम्मीद करेंगे अब तक कमेंट में जो डाउट्स थे वो डाउट्स क्लियर हो होंगे। हाँ, एक चीज़ जरूर करना है, क्लास अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि क्लास अच्छी थी सर। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं सबसे पहले कठिन टॉपिक उठाया हूँ संक्षिप्त की इसलिए मैं कठिन मानता हूँ क्योंकि यहाँ पे समझाने का इसको बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स होते हैं। इसको समझा पाना आप लोग के लिए बहुत दिक्कत का विषय, खासतौर पर मेरे लिए बहुत दिक्कत का विषय होता है, इसलिए मैं इसको सबसे कठिन टॉपिक के तौर पर समझता हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से नॉर्मली यूपीपीसीएस में या अन्य किसी एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप लोग बहुत सीरियसली इस क्लास को लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये यहाँ तक पढ़ लिया था कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। इसके आगे हम लोग क्लास को लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बेंगलुरु की न्यूज़ में इसको देखेंगे। बेंगलुरु में क्या है, ठीक है, ये कर्नाटक के एक शहर हमको पता है। यहाँ पे एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल चालू किया गया है। ठीक है, और ये इस टर्मिनल की विशेषता क्या है, ये अल्ट्रा लग्जरी टर्मिनल है। ध्यान देना, ये अल्ट्रा लग्जरी टर्मिनल, मैं थोड़ा सा जूम करूंगा इसको। ठीक है, अल्ट्रा लग्जरी टर्मिनल है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में कहाँ पर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल को चालू किया गया? तो आंसर होगा आपका बेंगलुरु। ध्यान देना यहाँ पे एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि जो ये टर्मिनल है, ये कह रहा है कि यह भारत का पहला, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा टर्मिनल है जो इस टाइप की विशेषताओं को शामिल किए हुए है। केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल है। ठीक है, यह भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल है। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि हाल ही में भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल की स्थापना कहाँ की गई, या क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, कि एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पॉइंट नंबर 1, यह भारत का पहला केंद्रीकृत एसी टर्मिनल है। पॉइंट नंबर 2, इसे बेंगलुरु में चालू किया गया या इसको बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस किस फॉर्म में बन सकते हैं, मैं इस फॉर्म पे भी जाके आपको चर्चा कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान देना है।
आगे क्या कह रहा है ध्यान देंगे कि केंद्र जो अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी बेंगलुरु गए थे, तो जो अमित शाह जी बेंगलुरु गए थे तो वहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ की स्थापना की है, यहाँ पे ध्यान देंगे राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, ध्यान देना राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड परिसर की का वहाँ पे क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन आ सका राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड परिसर का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो बेंगलुरु के संदर्भ में दो फैक्ट्स हो गए कि यहाँ पर क्या है, लग्जरियस सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल जो कि भारत का पहला केंद्रीकृत एसी और रेलवे टर्मिनल है, इसकी स्थापना यहाँ पे की गई। सेकेंड यहाँ पे क्या कि राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, ठीक है, परिसर का यहाँ पे क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। ये दो स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट हो गए आपके बेंगलुरु के संदर्भ में। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट आपका मानेसर, ठीक है। मानेसर जो ये आपका लोकेशन है ये हरियाणा में पड़ता है, ध्यान देना, मानेसर नामक लोकेशन कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। एक चीज़ ये बेसिक्स है, ये मानेसर कहाँ पे है, हरियाणा में। ये 99.999 जितना 9 लेके भागना भाग जाओ, उतना चांस है कि ये क्वेश्चन बन के नहीं आएगा, ये कि मानेसर कहाँ पे स्थित है। अब देखिए मानेसर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। कह रहा कि मानेसर नामक इस लोकेशन पे क्या किया गया है कि अभी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा, ध्यान देना है, मानेसर नामक इस लोकेशन पर मारुति सुजुकी लिमिटेड इंडिया द्वारा, ये देखिए मैं इसको फिर से आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा नीचे हाईलाइट हो गया, ये देखिए मारुति सुजुकी जो इंडिया लिमिटेड है, यानी जो मारुति सुजुकी आपको दिखती है नॉर्मली, उसने क्या किया है कि इस लोकेशन पर 20 मेगावाट के कारपोर्ट टाइप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर रही है, ठीक है। और ये एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का कारपोर्ट टाइप सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये एशिया का सबसे बड़ा। अब सोचिए कि भारत में क्या है, एक कंपनी ने एशिया के सबसे बड़े कारपोर्ट टाइप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर रही है, तो क्या ये क्वेश्चन बन के नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जब कोई चीज़ भारत में प्रथम हो, भारत में सबसे बड़ा हो, एशिया में सबसे बड़ा हो, वर्ल्ड में सबसे बड़ा हो, तो वो नॉर्मली हमारे लिए क्वेश्चन बन के आते हैं। तो इस फैक्ट को भी हम लोग याद रखेंगे कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड क्वेश्चंस यहाँ भी बना सकता है मेरे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि किसने, ठीक है, यहाँ पे रिलायंस वगैरह से आपको कंफ्यूज करा देगा, क्योंकि रिलायंस वगैरह से बहुत सारे, या गौतम अडानी भी सबसे अमीर बने हैं, उनके लिमिटेड का नाम रख देगा, तो जाहिर सी बात है कि आप फंस सकते हैं। तो आपको मारुति सुजुकी याद रखना है, और ये 20 मेगावाट भी याद रखना है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। यानी आपको केवल मानेसर नहीं याद रखना है, आपको मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड यहाँ पे कितने मेगावाट का, 20 मेगावाट का कारपोरेट टाइप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। ये चीज़ें आपको क्लियर याद रहे। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे थोड़ी मोड़ी इंग्लिश का संदर्भ हो, वो इंग्लिश के भी टर्म्स को मैं यूज करूँ, ठीक है। निश्चिंत रहना आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड टाइम लेंगे आप लोग, ठीक है, ओके, कोई नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आगे जानते हैं, अगला हम लोग का टॉपिक क्या है, ठीक है। अब ये कितने, इसका कुछ विशेषताएं लिखी गई हैं इसकी, आप लोग चाहेंगे तो इस विशेषताओं को देख सकते हैं, ठीक है। कह रहा कि जो ये संयंत्र की स्थापना की गई है, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि ये प्रतिवर्ष 28,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगी, ठीक है। ये इसकी विशेषता क्या है कि प्रतिवर्ष क्या करेगी, 28,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का क्या करेगी, उत्पादन करेगी, ठीक है। ये इसकी विशेषता है, ठीक। तो यानी ये इसकी ये देखेंगे तो क्या है, रुकिए एक सेकंड, थोड़ा सा इंग्लिश, ठीक है। तो ये 28,000 मेगावाट सोलर पावर का क्या करेगी जनरेट करेगी एनुअली तौर पे, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे, अगला कह रहा है कि जो उत्पादित विद्युत है, ठीक है, वार्षिक 67,000 से अधिक कारों के उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सौर ऊर्जा है, तो ये क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है कि लगभग मतलब बहुत ही कम या नाम मात्र का क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करती है, तो हमारी क्या होगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगी। तो कभी भी मेंस में, यूपी पीसीएस के या किसी भी मेंस में जब आपको क्वेश्चन मिले, तो आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल की जो बेनिफिट्स है उनको लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इश्यू को ध्यान देंगे। प्रांतीज, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया प्रांतीज के बारे में, ठीक है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखेंगे इसको, कह रहा है कि एक्साइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, एक्साइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, और क्या, और स्विट्जरलैंड की, ठीक है, लेक्लांच एसएस के संयुक्त उद्यम, ठीक है, नेक्स्ट चार्ज। तो एक तो क्वेश्चन आ सकता है आपकी कि नेक्स्ट चार्ज निम्नलिखित में से किसका संयुक्त उद्यम है, यहीं से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। कभी भी करंट अफेयर पढ़ना है तो इस फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जो नेक्स्ट चार्ज है ये, ठीक है, ये मैं इंग्लिश में लिख दूं, ठीक है, NEXT
CHARGE, नेक्स्ट चार्ज। ठीक है, तो ये नेक्स्ट चार्ज है, ये किसकी ज्वाइंट वेंचर है? ठीक है, संयुक्त उद्यम का मतलब होता है किस ज्वाइंट वेंचर, तो ये किसकी ज्वाइंट वेंचर है आपको ये बताना है। ठीक है, किसकी ज्वाइंट वेंचर है। एक तो ये पूछ लेता है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से क्या करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। एक को पहले एलो से करता हूँ, एक्साइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक हो गया, और सेकंड क्या हो गया, सेकंड स्विट्जरलैंड की हो गई आपकी। ठीक है, लेक लॉन्च SA। ठीक है, लेक लॉन्च SA। ठीक, ये कहाँ की है, तो ये ये स्विट्जरलैंड की है, तो SA। ठीक है, लेक लॉन्च SA स्विट्जरलैंड। ठीक है, इन दोनों की ज्वाइंट वेंचर है नेक्स्ट चार्ज। तो नेक्स्ट चार्ज पे अगर क्वेश्चन बन के आएगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि निशान सर पढ़ाए हुए आपको। ठीक है, अब देखना है इस नेक्स्ट चार्ज ने क्या किया है। नेक्स्ट चार्ज द्वारा गुजरात में, ठीक है, गुजरात में ये लोकेशन है, ध्यान देना है, गुजरात की इस लोकेशन पे अत्याधुनिक पूर्णतः स्वचालित, ये ध्यान देना है, पूर्णतः स्वचालित, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी, ये चीज़ अगला में अंडरलाइन कर दो आपका, लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, तो पूर्णतः स्वचालित लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे ये किया गया है, गुजरात के प्रांतीज नामक लोकेशन पे। किसके द्वारा किया गया है, नेक्स्ट चार्ज नाम से ने इसको किया है। नेक्स्ट चार्ज क्या है, तो नेक्स्ट चार्ज एक ज्वाइंट वेंचर है, किसकी है, तो एक्साइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड और स्विट्जरलैंड की लेक लॉन्च SA की, लेक लॉन्च SA की। ये पैरा उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट आप लोग को नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कुछ विशेषताएं लिखी गई हैं, आप लोग चाहेंगे तो इसकी विशेषताएं आप लोग रीड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नॉर्मली इसको छोड़ूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों यूपी का एक लोकेशन लिखा है, उस लोकेशन का नाम है संत कबीर नगर। संत कबीर के नाम से ही पता है। ठीक है, एक्चुअली मगहर के पास ये स्थित एक लोकेशन है जहाँ पे संत कबीर की डेथ हुई थी, और इसी के नाम पे इस लोकेशन को हम लोग संत कबीर नगर के नाम से भी अब जानते हैं। ठीक है, संत कबीर नगर हिस्टोरिक तौर पे भी बहुत फेमस है। स्टोन एज के यहाँ पे कुछ साक्ष्य पाए गए हैं। आप में से जिन दोस्तों को ये इस साक्ष्य के बारे में कुछ पता हो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है कि संत कबीर नगर में स्थित इस नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पे संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ठीक है, या सेंटर का क्या किया गया, यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। ठीक है, संत कबीर कहाँ पे, संत कबीर नगर कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यानी मगहर में क्या किया गया है, तो मगहर में संत कबीर, ठीक है, AC से एकेडमी एंड रिसर्च, ठीक है, रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक, अब देखो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए लिखा भी है, जो चीज़ मैंने आपको बोला है कि मगहर क्या है, कबीर की निर्वाण स्थल है। मगहर क्या है, कबीर का निर्वाण स्थल है, जहाँ कबीर की मजार और समाधि मात्र 100 फीट की दूरी पर, ठीक है, अगल बगल स्थित है। इनकी मजार और इनकी समाधि मैं 100 फीट की दूरी पर अगल बगल स्थित है। तो मैंने पहले भी बोला कि मगहर क्या है, यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, अर्थात यहाँ पे इनका निर्वाण स्थल है। ठीक है, निर्वाण स्थल है। अब देखेंगे, अब जो अगले हमारे दो टॉपिक है, एक बेल्जियम से रिलेटेड है और एक राजस्थान के जैसलमेर से रिलेटेड है। इनको देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसलमेर राजस्थान वाला जो है उनको देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा कि राजस्थान के जैसलमेर में इस शहर में एक्चुअली क्या हुआ है, 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड विद्युत संयंत्र चालू किया गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 319 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड विद्युत संयंत्र चालू किया गया। देखिए ये जो फैक्ट्स होते हैं ना रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, ये आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी। 2030 तक भारत सरकार का टारगेट है कि हम खुद को कार्बन न्यूट्रल करेंगे। तो ये कभी भी आपको मेन्स में एग्जाम्पल के तौर पर भी लिखने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अभी राजस्थान के जैसलमेर में कि 390 यानी 319 मेगावाट के विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट की स्थापना की गई है। ठीक है, जिनको ये पवन सौर हाइब्रिड विद्युत संयंत्र में दिक्कत होगी वो ध्यान देंगे, विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है, तो राजस्थान के जैसलमेर में की गई है। राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, अब किसके द्वारा की गई है, तो अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा है AHIJOL। ठीक है, तो अडानी, ए से अडानी, एस से हाइब्रिड, ठीक है, इसे एनर्जी, तो अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड। तो देखिए ये जैसलमेर यहाँ पे नाम भी है, तो जैसलमेर 1 लिमिटेड ने क्या किया, जैसलमेर में इस 319 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट की स्थापना की गई है। ठीक है, तो कोशिश है मेरी कि इंग्लिश हिंदी दोनों में चले। ठीक है, बेसिक्स तो चले ही चले, तो उस हिसाब से मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया है। ठीक, तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। अब कह रहा है कि इस टाइप का यह संयंत्र भारत में स्थापित अब तक का
पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड विद्युत उत्पादन संयंत्र है। ठीक है, ध्यान देना है, यानी भारत में इंडिया का ये फर्स्ट सेटअप है इस टाइप का। ठीक है, कि विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट और सेटअप हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का फर्स्ट सेटअप है इन इंडिया। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रहा है। तो अब तक का स्थापित ये क्या है, पहला पवन और सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादन संयंत्र है, यानी फर्स्ट विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट सेटअप इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट बेल्जियम। बेल्जियम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो बेल्जियम में क्या है, इस देश में मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 डे का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है। ध्यान देना, यानी इसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि जिनको मंकी पॉक्स हुआ रहेगा, ध्यान देना है, तो मंकी पॉक्स के रोगियों को, यानी जो मंकी पॉक्स के पेशेंट हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, 21 डे का क्वारंटाइन, ध्यान देना है, 21 डे का क्वारंटाइन दिया जाएगा। और ऐसा करने वाली, ठीक है, दिस कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री, उसका नेम क्या है, बेल्जियम है। और इसने बोला है कि आपको, ठीक है, कितने दिन की क्वारंटाइन होनी है, 21 डे की आपकी क्वारंटीन होनी है। ठीक है, 21 डे की आपको क्वारंटीन होनी है। ये कंट्री कौन सी हो गई, ये कंट्री होगी बेल्जियम। ठीक है, मंकी पॉक्स क्या है, तो एक्चुअली मंकी पॉक्स एक वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, ये एक वायरस जनित बीमारी है, मंकी पॉक्स वायरस उसका नाम ही है। ठीक है, इसी से ये होती है। ये आपकी एक रेयर डिजीज़ है, ध्यान देना, ये आपकी एक रेयर डिजीज़ है। ठीक है, ये आपकी एक रेयर डिजीज़ है। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका लेह बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेह में मैं हमेशा मानता हूँ दोस्तों कि कुछ भी इंपॉर्टेंट हो, लेह में कोई डेवलपमेंट हो, आपको याद करने चाहिए। लेह बेहद इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के नज़रिए से। ठीक है, लेह क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देखिए यहाँ पे लिखा है अमारा राजा पावर सिस्टम, ठीक है, को एनटीपीसी से लद्दाख स्थित इस स्थल पर देश के पहले हरित हाइड्रोजन स्टेशन की स्थापना है, तो क्या हुआ है, अनुबंध प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं इस चीज को क्लियर कर दूं। ठीक है, तो अमारा राजा पावर जो आपका सिस्टम्स है, इसको एनटीपीसी से, ठीक है, इसको एनटीपीसी से, ठीक है, लद्दाख में स्थित ये जो लेह है, यानी लेह में एनटीपीसी से लेह में, ठीक है, या लेह पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन स्टेशन की स्थापना हेतु अनुबंध प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बेसिकली समझ जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि देश का पहला हरित हाइड्रोजन स्टेशन कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो आंसर होगा आपका लेह। देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है, आंसर है आपका लेह। किसको कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ध्यान देना है, तो ध्यान देना है किसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये आपका अमारा राजा पावर सिस्टम, ठीक है, इसको, ठीक है, एनटीपीसी से, इस चीज को ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली माना देश का पहला हरित हाइड्रोजन स्टेशन की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो लेह में की जा रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि देश के पहले, यहाँ पे देखिए क्लियर, मैं इसको अदर पेन से करूँ तो देश के पहले लिखा है। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों, पीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि हरित हाइड्रोजन स्टेशन की स्थापना समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर की जा रही है। तो क्वेश्चन ध्यान देना है, इस हरित हाइड्रोजन जो स्टेशन है आपका, ठीक है, जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन है, इसके बारे में अगली इंपॉर्टेंट विशेषता क्या कर रही है, कुछ सी लेवल से, ध्यान देना है कि जो इसका अगर हम लोग एटीट्यूड नापेंगे तो एटीट्यूड ऑफ 3600 मीटर एबव सी लेवल, ठीक है, यानी समुद्र तल से क्या है, 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दिए कि कितनी ऊंचाई पर, यानी जो आपका सी लेवल है उससे कितनी एटीट्यूड पे है, तो 3600 मीटर की। अगला क्या कह रहा है लेह के बारे में, कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम लोग नाबार्ड के रूप में जानते हैं, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, व्हेन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन, कब की गई थी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए, और वाई क्यों की गई थी, दो चीज़। ठीक है, दो चीज़ दोस्तों, जो लोग बहुत सीरियस होंगे स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन के लिए, ये दोनों आंसर जरूर करना, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग सीरियस हैं। ठीक है, तो नाबार्ड के अध्यक्ष अभी GR चिंताला, ठीक है, चिंता वो गाना जो है वो नहीं, ठीक है, GR चिंताला जी ने क्या किया है कि इस लेह नामक लोकेशन पे माई पैड माई राइट्स नामक कार्यक्रम को चलाया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दें। तो GR चिंताला जी यहाँ पे क्या क्या लॉन्च किए हैं, तो यहाँ पे माई पैड माई राइट नामक प्रोग्राम लेह में लॉन्च किए हैं। ठीक है, ये क्या है, नाबार्ड के चेयरमैन है। तो ये भी हो सकता है कि नाबार्ड ने
लेह में, ठीक है, तो नाबार्ड लॉन्चेस माई पेड माई राइड प्रोग्राम इन लेह, चूंकि नाबार्ड के चेयरमैन जी आर चिंताला जी हैं, जी आर चिंताला जी ने नाबार्ड की साइड से इसको लॉन्च किया है। नाबार्ड के संदर्भ में लेह के संदर्भ में अगला फैक्ट है कि अभी जो अपने सेंटर मिनिस्टर है, ठीक है, उनका नाम है अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव जी कहाँ गए थे? ले गए थे। यहाँ पे उन्होंने एक संयंत्र की स्थापना की है, एक संस्थान की स्थापना की है, उसका नाम है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ध्यान देना है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की यहाँ पे स्थापना की गई है, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, NIELIT, ये जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है, N से हो गया आपका नेशनल, ध्यान देना है, ठीक है, I से हो गया आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में वैष्णव, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि मैक्सिमम उद्घाटन कौन करता है, तो मैक्सिमम मोदी जी करते हैं, अमित शाह जी करते हैं सेकंड नंबर पे, लेकिन यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी का नाम है, ध्यान देना है। तो अपने को क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में लेह में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना या क्या का उद्घाटन जो है, ठीक है, किसने किया, ठीक है, किसने इनॉग्रेशन किया, तो वो हो जाएंगे आपके अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। अगला आपका जो फैक्ट्स है, ठीक है, वो आपका है दो चीज़ों के बारे में, ठीक है। एक है आपका लोकेशन, उस लोकेशन का नाम है रक्सौल, और सेकंड जो आपका लोकेशन है वो एक देश का नाम है, उसका नाम है तुर्की। एक्चुअली तुर्की आपका न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी इसने अपने नाम को बदल दिया है, नाम को बदल के इसने अपने देश का नाम क्या रख दिया है? तुर्की रख दिया है। क्या रख दिया है? तुर्की। तुर्की का एक्चुअली जो टर्की वर्ड थी, ध्यान देना है, टर्की एक इंग्लिश वर्ड था, ठीक है, टर्की एक इंग्लिश वर्ड था जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पक्षी या मूर्ख व्यक्ति। अब एक देश कैसे इस अर्थ को स्वीकार कर सकता है, ठीक है। हमको पता है कि और जो टर्की वर्ड था इसका मीन्स था बर्ड और फूल, ठीक है, इसका मीन्स क्या था? इसका मीन्स था बर्ड और फूल, मूर्ख, ठीक। तो अब ये था, अब ये अर्थ क्या है? तुर्की स्वीकार नहीं कर पा रहा था, ठीक है। यही रीजन है कि इसने क्या किया? अपना नाम परिवर्तन कर दिया। तो किस रीजन से नाम परिवर्तन किया, ठीक है, ये रीजन था नाम चेंज करने का, क्या था? इसकी मीनिंग इंग्लिश में बहुत गंदी, बहुत छोटा, या बर्ड था या फिर फूल था, मूर्ख था, ठीक है, इसलिए लोगों ने इसका नाम बदल दिया। अब देखेंगे नाम क्या रखा है, तो इस बार नाम रखे हैं तुर्कीये। ध्यान देना, नाम क्या रखे हैं? तो नाम रखे हैं तुर्कीये, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। नाम क्या है? तो नाम है तुर्की। तो यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस देश के अनुरोध पर यूनाइटेड नेशन से तुर्की ने रिक्वेस्ट किया था, ध्यान देना है, ठीक है। तो इन्हीं रिक्वेस्ट के कारण क्या हुआ? इस देश का नाम तुर्की रखने के लिए क्या हुई? मंजूरी मिल गई है, यानी अप्रूवल यूनाइटेड नेशन दिया है। तो यानी अप्रूवल बाय यूनाइटेड नेशन, ठीक है, टू नेम ऑफ द कंट्री तुर्की ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। तुर्की, अब देखिए करा कि तुर्की, सब तुर्की के लोगों की एक्चुअली क्या करती है? ये यहाँ के लोगों की संस्कृति, यहाँ के लोगों की संस्कृति को, यहाँ के लोगों की सभ्यता को और मूल्यों को बेहतरीन ढंग से क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, ये चीज़ समझ आना है। यानी यहाँ की कल्चर को, यहाँ की सिविलाइजेशन को, यहाँ की वैल्यूज़ को, जो तुर्कीज पीपुल है, इनकी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है तुर्की वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रक्सौल। रक्सौल बिहार में, बीपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं स्पेशली जिन जिन एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उनका नाम भी लिख रहा हूँ। तो ये आपका है बीपीएससी। ये जिसमें मैं नहीं लिख रहा हूँ वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो राज्य आधारित करेंट अफेयर होते हैं उनके लिए मैं अलग से क्या कर रहा हूँ? नोट कर दे रहा हूँ। तो आप लोग दिमाग में रखना है, इस चीज़ को ऐसे याद करना है। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे जानेंगे, एक सेंट्रल मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर का नाम है मनसुख मांडविया, ठीक है, मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जी बिहार के थे। तो बिहार के एक शहर है, बिहार का एक शहर है रक्सौल। रक्सौल में उन्होंने क्या किया है? फसाई, FSSAI फसाई का राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, ठीक है। यानी यहाँ पे इनॉग्रेशन क्या किए हैं? नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ फसाई। यहाँ पे राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, यानी फसाई की नेशनल फूड लेबोरेटरी। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ तो नेशनल, मुझे नहीं लगता कि किसी को इंग्लिश नहीं आ रही होगी, फूड की मुझे नहीं लगता किसी की इंग्लिश कमजोर होगी, लेबोरेटरी में लिख देता हूँ, ठीक है। तो नेशनल फूड लेबोरेटरी किस चीज़ का? फसाई के, FSSAI फसाई की, ठीक है, नेशनल फूड लेबोरेटरी की यहाँ पे क्या किया उन्होंने? उद्घाटन किया है।
ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि इसका उद्घाटन क्यों किया गया। तो कह रहा है कि इस प्रयोगशाला का उद्घाटन भारत नेपाल के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था, तंगे एक बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ था। तो भारत और इंडिया एंड नेपाल के बीच में एक क्या है, एक बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ था, उसी को ध्यान में रखते हुए ध्यान देंगे। इस लोकेशन करा कि नेपाल से रक्सौल में आयोजित खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, ताकि जो आयात हो रहा है, ठीक है, नेपाल से जो रक्सौल में आयातित खाद्य पदार्थ हैं, उनके नमूनों की जांच में पहले टाइम लग जाता था, उनके सैंपल्स की, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ सैंपल्स ऑफ फूड्स। तो सैंपल्स के जो फूड सैंपल्स थे उनकी टेस्टिंग में जो टाइम लगता था, ठीक है, वो कम से कम लगे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखेंगे अगला है आपका कोलकाता। नेक्स्ट आपका फैक्ट क्या है इंपॉर्टेंट, तो नेक्स्ट आपका फैक्ट है इंपॉर्टेंट कोलकाता। तो चलिए कोलकाता क्यों न्यूज़ में है, इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में लोकेटेड ये एक ऐसा स्थल है, ये शहर है जहाँ जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर यानी पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो सिटी बन गया है। यानी कोलकाता क्या हो गया है, कोलकाता सिटी अब देश का फर्स्ट मेट्रो सिटी इन द, ठीक है, इन कंट्री बन गया है, जो कि पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को तैयार किया है, जिसने नेशनल रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी, या हम लोग और बेहतरीन बोले तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी को तैयार किया है, प्रिपेयर किया है। ठीक है, और ऐसा करने वाला ध्यान देना है, मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे, तो कोलकाता ऐसा करने वाला क्या है, कोलकाता ने कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ऐसा तैयार करने वाला देश का जानेंगे पहला मेट्रो सिटी बन गया है, ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, इसको अभी हाल ही में किसने, तो कोलकाता की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कोलकाता की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा अभी हाल ही में इसको जारी किया गया है। ठीक है, कितनी पेजेस की है, तो 520 पेजेस की है। इसमें जो ट्रीज़ हैं ध्यान देना है, ठीक है, स्पीसीज़ ऑफ जो हम लोग कहते हैं ट्रीज़ हैं, तो कितनी स्पीसीज़ ऑफ ट्रीज़ हैं, तो इसमें 138 स्पीसीज़ ऑफ ट्रीज़ हैं। ठीक है, 126, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, चाइनीज़ वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, 33 ऐसे क्या हैं, तो 33 स्पीसीज़ ऑफ मेडिकल प्लांट्स हैं। ठीक है, 33 मेडिकल प्लांट्स की स्पीसीज़ हैं यानी प्रजातियां हैं। ठीक है, ध्यान देना है। 100 क्या है, तो 100 ऐसी अदर स्पीसीज़ हैं। ठीक है, 47 यहाँ पे क्या है, फिशेस की यानी मछलियों की स्पीसीज़ हैं। यहाँ पे 84 बर्ड्स की हैं। ठीक है, ध्यान देना है। 22 क्या है, तो ये आपकी स्तनधारियों की यानी मैमल्स की स्पीसीज़ है। तो कितनी की स्पीसीज़ हैं ये मैंने बता दिया है, इंग्लिश में बता दिया है, तो ये एक बार केवल रीड करना है। इसमें सबसे ज़्यादा किसकी हैं, तो सबसे ज़्यादा ट्रीज़ की स्पीसीज़ हैं। उसके बाद से चाइनीज फूड्स की, चाइनीज़ जो वेजिटेबल्स हैं उनकी स्पीसीज़ हैं, प्रजातियाँ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो प्रजातियाँ हैं, स्पीसीज़ हैं, किसकी हैं वो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है आपका कोटा का ये एक अभियान स्टार्ट किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं सुपोषित माँ अभियान। ठीक है, ये लास्ट टाइम भी इंपॉर्टेंट था, ये इस टाइम भी इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं। तो ध्यान देंगे, हमको पता है कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी की जो राज्यसभा है, सॉरी जो लोकसभा का लोकेशन है वो यहाँ कोटा में ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इस शहर में सुपोषित माँ अभियान का इसके पहले 2020 में, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, इसके पहले चरण का शुभारंभ किया गया था और अभी इसके दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि इस अभियान के अंतर्गत किया जाने वाला, ये चीज़ ध्यान देंगे आप लोगों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस अभियान के तहत, पहली बात तो कहाँ पे इस अभियान का शुभारंभ किया गया, तो कोटा में। सुपोषित माँ अभियान, बहुत बेहतरीन नाम रखा गया है। तो कह रहा है कि इस ये जो कैंपेन है, इसके तहत क्या है, आपको 3000 महिलाओं को 9 माह के लिए ध्यान देना है। ठीक है, क्या किया जाएगा, न्यूट्रिशन किट दिया जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन किट दिया जाएगा। तो न्यूट्रिशन किट दिए जाने वाले हैं इस अभियान के तहत। पहली चीज़ तो आप लोग को क्या रखनी है कि इस अभियान के तहत क्या मिलने वाला है, इस अभियान के तहत न्यूट्रिशन किट मिलने वाला है। इस अभियान के तहत क्या मिलने वाला है, तो इस कैंपेन के तहत न्यूट्रिशन किट मिलने वाले हैं। किनको, तो 9 मंथ, ठीक है, तो जो 9 माह तक के लिए
ठीक है, फॉर 9 मंथ टू 3000 वुमेन, ठीक है, ये मिलेगा 9 मंथ तक के लिए, ठीक है, किसको 3000 वुमेन्स को, 3000 महिलाओं को, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक, इसके साथ साथ क्या किया जाएगा इस सुपोषित माह अभियान में कि चेकअप हेल्थ किट भी मिला जाएगा, ठीक है, हर माह स्वास्थ्य की जांच के लिए क्या किया जाएगा, एक चेकअप किट भी दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि साथ साथ हर माह स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, ठीक है, यानी जो चेकअप सुविधाएं हैं, ठीक है, वो भी एवरी मंथ क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, इस सुपोषित माह अभियान के लिए। तो मेरा मानना ये लगभग ऑल ओवर इंडिया इसको चला जाना चाहिए, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। लास्ट टाइम भी मैंने इस चीज़ को बोला था। अब आपको दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है माउंट एवरेस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका लुम्बिनी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या कह रहा है। माउंट एवरेस्ट की अभी ऊंचाई क्या है, अभी हाल ही में चाइना प्लस नेपाल ने इसकी ऊंचाई में कुछ वृद्धि दर्ज करते हुए इसकी ऊंचाई बताई है। तो वो करेंट वाला आपको ऊंचाई बताना है मुझे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जो बताएगा उसको थैंक्स बोला जाएगा, जो नहीं बताएगा वो लोग जो बच्चे बताए रहेंगे उनकी कमेंट्स को देखेंगे, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट कितना है, नहीं तो मैं खुद बता देता, ठीक है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी इस चीज़ को देखेंगे। कह रहे कि अभी माउंट एवरेस्ट में हुआ क्या है, यहाँ पर नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित तरीके से मापने के लिए, ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पे जो मौसम से संबंधित घटनाएं हैं उनको स्वचालित तरीके से नापने के लिए ध्यान देना है, ठीक है, यानी उनको स्वचालित तरीके से नापने के लिए मतलब होता है ऑटोमेटिकली मेजर करने के लिए, ठीक है, जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं, यानी जो ठीक है, ये जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं इनको ऑटोमेटिकली मेजरमेंट करने के लिए कह रहा है कि इस चोटी पर विश्व के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दो बनेगा, क्वेश्चन दो क्या बनेगा कि विश्व के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है। तो ध्यान देना है, विश्व के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन की स्थापना, ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे विश्व, यहाँ पे मैं लिख दूँ WORLD, वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन। तो यहां पर वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन की स्थापना आपकी कहाँ की जा रही है, तो इसका आंसर होगा आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट में, ठीक। किसके द्वारा की जा रही है, तो ध्यान देंगे, मैं इसको किसी और कलर से लिख देता हूं। तो की जा रही है ये आपकी नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। ये चीज़ समझ गए आप लोग, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट आपका लुम्बिनी की इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, लुम्बिनी को देखते हैं। तो मोदी जी यहाँ पे गए थे, ठीक है। लुम्बिनी आपका एक्चुअली पड़ती है नेपाल में पड़ती है, ध्यान देना है। तो ये एक बौद्ध स्थल है, ध्यान देना है, ये क्या है, एक, ठीक है, बौद्ध प्लेस है, तो ध्यान देना है, ये एक बौद्ध स्थल है, ठीक है। ये आपका एक बुद्धिस्ट साइट है, ठीक है, ये आपका एक बुद्धिस्ट साइट है, ठीक है, ये नेपाल में स्थित एक आपका बुद्धिस्ट साइट। यहां पे क्या किया गया है, इस स्थल पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की क्या कर रहा है, केंद्र का शिलान्यास कर रहा है, ठीक है। यानी यहां पर, ठीक है, क्या कर रहा है भारत, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बौद्धिस्ट जो कल्चर है एंड जो विरासत केंद्र है, ठीक है, उसकी स्थापना क्या कर रहा है। विरासत का मतलब होता है हेरिटेज, केंद्र का मतलब होता है सेंटर, यानी हेरिटेज सेंटर। तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति यानी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो वो लुम्बिनी में किया जा रहा है। कहाँ पे, लुम्बिनी में। इस केंद्र का जो निर्माण कर रही है वो इंटरनेशनल जो बौद्ध संघ है, ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ है उसके द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल जो बौद्ध एसोसिएशन है, ठीक है, उसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि द्वारा नई दिल्ली लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के एक भूखंड पर किया जा रहा है, ठीक है। इस केंद्र का निर्माण कौन कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ कर रही है, ठीक है। कहाँ पर, ये चीज़ ध्यान देंगे, कह रहा है कि नई दिल्ली पर जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ नई दिल्ली द्वारा कर रहा है, इसने लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के एक भूखंड पर किया जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहा है। तो कौन कर रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ कर रही है। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के द्वारा इसकी
स्थापना की जा रही है। ठीक है, आगे आएंगे हम लोग। ठीक है, आगे आपका है अगला, तो अगला आपका है हैदराबाद। हैदराबाद क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि इस लोकेशन पर, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक लोकेशन है। ठीक है, इस लोकेशन पर एक्चुअली हो क्या रहा है, तो अभी यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का यहाँ पे क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन का मतलब होता है इनॉग्रेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इनॉग्रेशन किया गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला, तो यहाँ पे मैं लिख दूं नेशनल, एन से नेशनल, साइबर CYBER साइबर, ध्यान देना, फॉरेंसिक FOREN, ठीक है, SIC फॉरेंसिक लेबोरेटरी। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी की स्थापना आपकी हैदराबाद में, कहाँ पर, नेशनल साइबर, ठीक है, फॉरेंसिक लेबोरेटरी की स्थापना आपकी, इसकी स्थापना नहीं, इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन आपका क्या कहाँ किया गया, हैदराबाद में। तो इनॉग्रेशन ऑफ नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी। ठीक है, अब कह रहा है कि अगला देखेंगे तो किस शहर में की गई, इसका ये तो हम लोग देख लें। आगे कह रहा है कि केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के परिसर में, ये किस लोकेशन पे किया जा रहा है, तो केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के लोकेशन, यानी सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का जो कैंपस है, उसी कैंपस में हम लोग क्या कर रहे हैं, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी की स्थापना कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर ध्यान देंगे, सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के कैंपस में, हम लोग क्या कर रहे हैं, नेशनल, ठीक है, साइबर फॉरेंसिक, ठीक है, लेबोरेटरी की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि और इसकी स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसकी स्थापना की जा रही है। अभी इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, तो सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री जो है अपने, कौन है, अमित शाह जी, इनके द्वारा किया गया है। इस प्रयोगशाला के तहत हो क्या रहा है, कह रहा कि इसकी स्थापना महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए, ठीक है, तो यानी और बेसिकली इसकी स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, इसको इस्टेब्लिशमेंट का जो रीज़न है वो कह रहा है इस लेबोरेटरी के, कि प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन फ्रॉम साइबर क्राइम। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन फ्रॉम साइबर क्राइम, इसका रीज़न है। ठीक है, महिलाओं एवं बच्चों को साइबर अपराध से बचाने हैं, टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम साइबर क्राइम। ठीक है, तो गृह मंत्रालय ने इसलिए क्या कर रही है कि जो केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान केंद्र है, ठीक है, सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, वहाँ पर नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी की का इनॉग्रेशन की है। ये चीज़ जानने के। अगला आपका फैक्ट है, वो फैक्ट है आपके न्यू दिल्ली के बारे में। तो वो देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट जो न्यू दिल्ली से संबंधित है वो क्या है। जो न्यू दिल्ली से संबंधित ये फैक्ट है, ये फैक्ट कहता है, ठीक है, कि अभी कुछ लोग के बीच में एक MOU साइन किया गया है। कुछ लोग के बीच में क्या है, एक MOU, यानी, ठीक है, MOU साइन किया गया, इस चीज़ जानेंगे। अब ध्यान देना है, ठीक है, एक समझौता ज्ञापन का मतलब होता है एक MOU साइन किया गया। अब देखिए हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सेना प्रशिक्षण कमांड, ठीक है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, सेना प्रशिक्षण कमांड का मतलब हो गया आर्मी ट्रेनिंग कमांड, एंड राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय, नेशनल डिफेंस रिसर्च यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो गांधीनगर की है, और इन दोनों के मध्य क्या हुआ है, इन्हीं दो इंस्टीट्यूट के मध्य, इन्हीं दो संस्थानों के मध्य, कौन से दो संस्थान, आर्मी ट्रेनिंग कमांड एंड गांधीनगर की, ध्यान देना है, जो नेशनल डिफेंस रिसर्च यूनिवर्सिटी है, इन दोनों के मध्य एक MOU साइन किया गया है फॉर सेटिंग अप द सेंटर। ठीक है, कौन से सेंटर, वारेगाम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, ठीक है, वारेगाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेंटर है, इसकी स्थापना है, एक MOU को साइन किया गया है इन दोनों के बीच में। कह रहा है इस परियोजना का जो प्रोटोटाइप नाम है वो क्या है, वो वार्डेक है। ठीक है, इस परियोजना का जो प्रोटोटाइप नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जो प्रोटोटाइप नेम है उस नेम का नाम है वार्डेक, उसका नाम है वार्डेक। कह रहा है यह भारत में अपनी तरह का पहला सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण केंद्र होगा। यह भारत में अपनी टाइप का पहला क्या है, सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर होगा, ध्यान देना है। तो दिस विल बी द फर्स्ट इट्स काइंड सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर इन इंडिया। तो ये अपने टाइप का क्या है, भारत में पहला सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण केंद्र होगा, ये चीज़ ध्यान देंगे।
कह रहा कि यह केंद्र जो ये सेंटर है ये वर्चुअली रियलिटी वार गेम्स को डिजाइन करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। ठीक है, ध्यान देना है। तो अभी कहाँ कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है, आपको कभी एग्जांपल के थ्रू बताना हो तो आप ये भी बता दे सकते हैं कि जो हाल ही में वार गेम, ठीक है, अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जा रही है, वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है। ठीक है, तो कह रहा है द सेंटर विल यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, टू डिजाइन वर्चुअल रियलिटी वार गेम्स। ठीक है, ये चीज़ समझ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है पटवाई। नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट आपका है पटवाई। पटवाई क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए ये देखते हैं। ठीक है, पटवाई नामक इस लोकेशन पर ध्यान देना है। पटवाई नामक ये लोकेशन, पहली बात ध्यान देना, ये यूपी स्पेशल करंट है। जो लोग कहते हैं ना सर एग्जाम आ गया यूपी स्पेशल करंट बता दीजिए, याद करो अभी से। ठीक है, पटवाई ये क्या है, ये रामपुर में, यहां पे मैं लिख देता हूं रामपुर, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित ये क्या है, ये एक लोकेशन है। ठीक है, ये एक लोकेशन है। यहां पर देश के पहले अमृत सरोवर का, यहां पर कंट्रीज फर्स्ट या इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर का इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक, तो ये पहला ऐसा सेंटर, ये देश का पहला यानी इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर इनॉग्रेशन यहाँ कहाँ हुआ है, वो हुआ है आपके पटवाई में। ठीक है, ध्यान देना है। किसने किया है, तो वो आपके जो सेंट्रल मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, उनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, और उत्तर प्रदेश के जो जल शक्ति मंत्री हैं, ठीक है, ठीक है, उनका नाम है स्वतंत्र देव सिंह। इन दोनों लोगों ने जो आपका रामपुर है, रामपुर के इस लोकेशन पे देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है वाराणसी। उसका नाम क्या है, उसका नाम है वाराणसी। आइए देखते हैं। ठीक है, ये ओल्ड करंट है, इसको मैंने लास्ट टाइम यूबीपीसीएस की जो मैं करंट अफेयर पढ़ा था वहां भी पढ़ाया हुआ हूं। आइए देखते हैं वाराणसी के इस लोकेशन पे क्या किया जा रहा है, स्किल इंडिया, ध्यान देंगे, यहाँ पे स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जा रही है। यहाँ पे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जा रही है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे की जा नहीं रही है, की गई है। ठीक है, ऐसे समझ जाइए क्यों किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए किया गया है कि जो आपकी रोजगार की प्राप्ति के लिए, ठीक है, जो आपके लोग जाते हैं कहाँ, डिफरेंट लोकेशंस पे, जैसे फॉर एग्जांपल खासतौर पे मध्य संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, बेसिकली मध्य एशिया में, ठीक है, जिसमें आपका शामिल होता है यूएई, ठीक है, यूएई वगैरह वहाँ पे आते हैं, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई वगैरह में जो लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका वर्क फोर्स जाता है कहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, कहाँ पे, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई जाता है, उनके में क्या किया जा सके, उनके में स्किल डेवलप किया सके, ताकि वो स्किल्ड मतलब वर्कर बन के पहुँचे वहाँ पे, तो स्किल्ड वर्कफोर्स बन के पहुँचे, यानी वहाँ पे पहुँचे, यूएई पहुँचे और इजीली जॉब पा जाए। ठीक है, गुणवत्ता युक्त जॉब पाए, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप लोग। इसके लिए अभी क्या किया गया है, इसके लिए कुछ एजेंसियों के बीच में क्या हुआ है, एक एमओयू साइन किया गया है। इसके लिए कुछ एजेंसियों के बीच में एक एमओयू यानी, ठीक है, एमओयू समझौता ज्ञापन शामिल किया गया है, हस्ताक्षरित किया गया है। वो एजेंसीज कौन है, वो आपका एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड, देना वो आपका एक क्या है, एक है आपका एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड है, और आपकी सेकंड क्या है, डीपी वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो वो कौन सी हो गई, वो हो गई आपकी, ठीक है, हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड, इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है इस इंटरनेशनल स्किल या स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना करने के लिए। ठीक है, कहाँ पे, ये आपका हो गया वाराणसी में। ठीक है, आगे कह रहा है कि, ठीक है,
अच्छा ध्यान देंगे, ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है इसके पहले इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में एक्चुअली फिर क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता है, क्या वाराणसी में जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई वो पहली है? तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, नहीं। कहाँ पे है? तो कह रहा है कि पहले स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में पहली स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि भारत के पहले स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यानी, ठीक है, इंडिया फर्स्ट, ठीक है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाज स्टेबलाइज कहाँ? भुवनेश्वर। ठीक है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट आपका क्या है? तो नेक्स्ट आपका है साउथ कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है साउथ कोरिया। ठीक है, आइए देखते हैं साउथ कोरिया कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, नाटो बहुत चर्चा में, आप हमको चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि नाटो की स्थापना कब की गई। ठीक है, नाटो की स्थापना कब की गई? ध्यान देंगे, कोल्ड वार के ड्यूरेशन में नाटो की स्थापना की गई थी। ठीक है, नाटो, सीटो, सेंटो ये सब इसी ड्यूरेशन की संस्थाएं हैं। कह रहा है कि नाटो की जो एक बॉडी है कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, नाटो की जो एक बॉडी है उसका नाम है कोऑपरेटिव, ध्यान देना है, कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये जो CCDCOE, ठीक है, CCDCOE नामक जो ये संस्था है, ठीक है, नाटो की, इसमें शामिल हो गया है कौन? साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया इस सेंटर में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, जिसने, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी नॉर्थ अटलांटिक, देखिए यहाँ पे लिखा ना, नाटो का फुल फॉर्म लिखा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसका इंग्लिश होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश बोलने का रीज़न ये है, इंग्लिश मीडियम के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिले। ठीक है, क्योंकि ये मैगजीन हिंदी में आती है। ठीक है, तो इसलिए लाभ दोनों को। कह रहा है कि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली, ठीक है, अब ये ऑफिशियल मेंबर्स जो हम लोग देखेंगे नाटो के CCDCOE के, तो ये अब 32वां 32nd मेंबर बन गया है। इट इज़ द, ठीक है, इट इज़ द 32 सेकेंड, ठीक है, कंट्री इंक्लूड्स एज ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है, ऑफिशियली ये 32वां देश बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अगले 2 फैक्ट्स हैं वो आपका नोएडा और म्यूनिक से संबंधित है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये। ठीक है, नोएडा और म्यूनिक से संबंधित है। दिख रहा है अभी म्यूनिक क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पर इंटरसोल यूरोप 2022 का आयोजन किया गया है म्यूनिक में। कहाँ पर? तो वो म्यूनिक में किया गया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटरसोल सोलर, ठीक है, देना है यूरोप 2022, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? ये की गई आपकी, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया आपका जर्मनी के इस म्यूनिक सिटी में। नेक्स्ट आपकी नोएडा है। ठीक है, नोएडा में DLF मॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, अब देखिए, कह रहा कि उत्तर प्रदेश का जो ये लोकेशन है, यहाँ पे मैडम तुसाद संग्रहालय यानी मैडम तुसाद म्यूजियम, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे मैं इंग्लिश लिख दूँ तो मैडम तुसाद, ठीक है, मैडम तुसाद, ठीक है, म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? तो वो की गई आपकी नोएडा में। कह रहा है कि यह संग्रहालय नोएडा के DLF मॉल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है DLF मॉल, तो ये नोएडा के DLF मॉल में स्थापित किया जाएगा क्या? मैडम तुसाद संग्रहालय को। ठीक है, कह रहा है कि जो भारत की पहली, जान रहा है, मैडम तुसाद संग्रहालय था, ठीक है, उसके बारे में आप बात कर रहा है। इंडिया फर्स्ट ओपन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो ओपन हुआ था कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में। तो पहला मैडम तुसाद संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो 2017 में। अब ये कोई पूछ देगा अगर क्वेश्चन कि प्रथम मैडम तुसाद संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई थी? ठीक है, तो लोग इसको डाउट में आ जाएंगे। आप समझिए, कहेंगे यार यूपी पीसीएस तो 5 साल पुराना करंट अफेयर पूछ रहे। अरे मेरे भाई, अभी उत्तर प्रदेश को नोएडा में तो अभी जस्ट जून में खुला है, तो वो इसको ना पूछ के ये उससे रिलेट करा दिए पिछले वाले से, वहाँ से पूछ रही है। तो ये भी आपको याद करना है, ये चीज़ ध्यान देंगे।
ठीक है, अब देखेंगे ये एक अगला फैक्ट है मुंबई से रिलेटेड, आइए देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। मुंबई और अगला उसके नीचे वाला है, उसके नीचे वाला आपका पूर्णिया से संबंधित है। ठीक है, तो कह रहा है कि मुंबई जैविक कचरे से संचालित भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन की इस शहर में शुरुआत की गई है। जैविक कचरा, ध्यान देना है, जैविक कचरा का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। यानी मुंबई के में क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट से शुरू होने वाला या संचालित होने वाला भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन, ध्यान देना है, चार्जिंग स्टेशन की यहाँ पे शुरुआत की हुई है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। फिर बारी आती है आपकी पूर्णिया। क्या ना, पूर्णिया क्या है, पूर्णिया आपका ये बेसिकली एक, ध्यान देना है, पूर्णिया आपकी बिहार में स्थित एक लोकेशन है या बिहार का एक जिला है, समझ जाइए। यहाँ पे क्या है, देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की है। यानी बिहार के इस पूर्णिया में क्या है, एक एथेनॉल प्लांट खोला गया है। एथेनॉल संयंत्र का मतलब हो गया, एथेनॉल प्लांट खोला गया, यहाँ पे एक एथेनॉल प्लांट खोला गया है। और भारत के ये पहले जो एथेनॉल प्लांट है, इसकी खूबी क्या है, ये ग्रीनफील्ड अनाज आधारित है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ग्रीनफील्ड, जानेंगे ये ग्रीन फील्ड। ठीक है, ये बेसिकली आपकी ग्रीन फील्ड अनाज आधारित ये क्या है, बेसिकली आपकी संयंत्र है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। ठीक, ये चीज समझना है। कहा कि इस संयंत्र की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की जा रही है। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जा रही है। दिस प्लांट हैज बीन, ठीक है, सेटअप बाई ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, शुरुआत इसके द्वारा की गई है, इस संयंत्र की स्थापना की है, सेटअप किया गया है किसके द्वारा, तो इसको सेटअप किया गया है ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है उत्तरी प्रांत। ठीक है, जिसका नाम है सोनला। सोनला जो आपका इंपॉर्टेंट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए ये देखते हैं। ठीक है, कह रहा कि उत्तरी प्रांत सोनला, ये एक्चुअली क्या है, वियतनाम का एक प्रांत है। किसका प्रांत है ये, तो वियतनाम का एक प्रांत है। ठीक है, यहां पे विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पे विश्व के सबसे लंबे कांच पुल, यानी वहां पे ध्यान देंगे वियतनाम के इस लोकेशन पे, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ठीक है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज की, ग्लास ब्रिज की यहाँ पे क्या किया गया है, ठीक है, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ओपन यानी या खोला गया, जो भी कह लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो जो ये क्या है कि ये बेसिकली वियतनाम का एक प्रोविंस है, जहाँ पर इसको वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज की उद्घाटन किया गया है। इस पुल का नाम बताइए, ये ब्रिज का नेम क्या है, तो इस ब्रिज का नाम है बैचलॉन्ग। ठीक है, या बैकलॉन्ग। ठीक है, बैकलॉन्ग। तो इस तरीके से हम लोग इसके बाद से नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग पुरस्कार और सम्मान देखेंगे। आप मैं हालांकि ठीक है, यहाँ पे क्लास को अभी क्लोज करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है अराउंड 35-40 मिनट की क्लास हो गई होगी। इसके बाद से हम लोग अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पुरस्कार। ठीक है, जिसमें हम लोग 4 मंथ के जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं उनको देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।